हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा +1 का सिंपल सा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक ही बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी? बिल्कुल ही सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा टॉपिक है। देखिए, कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या चीज़। ये हमने एक एटम बनाया और ये उसका न्यूक्लियस है। ये एक एटम का न्यूक्लियस है। ये हम आउटर शेल ली, इस एटम की हमने आउटर शेल ली और इस आउटर शेल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस क्या करेगा? इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। अब एक छोटा सा पॉइंट है, कहीं भी अट्रैक्शन हो वहाँ हम एनर्जी देकर उनको ब्रेक कर सकते हैं। किन्हीं भी दो एटम के बीच में अट्रैक्शन हो, या हम एक मैग्नेट के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि ये दो हमारे मैग्नेट है और ये साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और ये आपस में कंबाइन हो गए, पर हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी देकर तो इसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं ना। सिंपल सा पॉइंट ये है कि हम एनर्जी देकर अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। हमने क्या किया? न्यूक्लियस ने जो पॉजिटिव चार्ज है उसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है। एक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी हमने बाहर से सप्लाई की इस इलेक्ट्रॉन को। इस एनर्जी ने क्या किया? पहले तो इनकी इस अट्रैक्शन को ब्रेक किया और फिर इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर इजेक्ट कर दिया। तो जो एनर्जी एक एटम के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट कर दे, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है, एनर्जी देकर एक एटम के आउटर शेल से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट कर दिया। दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बात और भी क्लियर होगी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर, इट इज द एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। कहाँ से? ऑब्वियस बात है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से ही रिमूव होगा, क्योंकि एनर्जी की अप्रोच पहले आउटर शेल तक जाएगी। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? फ्रॉम आउटर शेल ऑफ एन एटम, एक एटम के आउटर शेल से, और वो भी कौन सी स्टेट के अंदर? इन गैसियस स्टेट। अब ये वर्ड हमने क्यों यूज़ किया? बाकी सिचुएशन तक तो सही था कि एनर्जी देकर हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर दिया। ये गैसियस स्टेट्स वर्ड क्यों यूज़ किया? देखिए, सॉलिड स्टेट में क्या होगा? एटम बिल्कुल क्लोज होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में क्या होगा? थोड़े से क्लोज हैं, इनके बीच में गैप होगा, पर ये अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वेंडर वाला अट्रैक्शन हो, कोई भी हो। इसमें तो बिल्कुल क्लोज होंगे, लिक्विड में थोड़े से गैप पर होंगे और इनमें अट्रैक्शन होगी। गैसेस में ये टोटल दूर होंगे, इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगी। अब पॉइंट ये है, ये इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने एक एनर्जी दी। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे वो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही यूज हो। वो एनर्जी क्या कर सकती है? इनके बीच की बॉन्डिंग को भी डिस्टर्ब कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। तो हर बार इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जा रही है, कुछ बॉन्ड तोड़ रही है, तो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। इस केस में भी ऐसा ही है, लिक्विड में भी। लिक्विड में जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को देंगे वो कुछ इलेक्ट्रॉन को भी मिल रही है और उनके बॉन्ड को ब्रेक करने में भी यूज हो रही है। तो यहाँ भी वैल्यूज हर बार अलग अलग आएगी। पर गैसेस स्टेट्स में जो एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करोगे वो इस इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगी, तो वैल्यू एक जैसी आएगी। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? गैसेस स्टेट्स का, क्योंकि गैसेस स्टेट के अंदर हम एक सिंगल एटम को अलग आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल एटम अलग कर सकते हैं, इसीलिए वी सेलेक्ट गैसेस स्टेट। सिंपल सी बात, एक एटम के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इक्वेशन वाइज देखते हैं, ये M एक मेटल है, ठीक है, कौन सी स्टेट के अंदर है? गैसेस स्टेट्स के अंदर है। इसको हमने एक एनर्जी प्रोवाइड की,
एक एनर्जी प्रोवाइड की। इस एनर्जी ने क्या किया, इसके अंदर से ये जो मेटल गैस स्टेट्स थी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस एनर्जी ने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक है, जो एनर्जी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी ने इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे हम पॉजिटिव गैस रहेगा, तो ये एनर्जी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहो या एंथैल्पी कहो, हम इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख सकते हैं या डेल्टा एच, यहाँ में आई लिखना पड़ेगा। दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी या एनर्जी एक ही बात है लगभग। ठीक है, पॉइंटों में कुछ पॉइंट में इनमें डिफरेंस है, वो हम थर्मोडायनेमिक में क्लियर करेंगे। दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहो या आयोनाइजेशन एनर्जी कहो, रिप्रेजेंटेशन आयोनाइजेशन एनर्जी की इस टाइप से कर देंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की इस टाइप से कर देंगे। ठीक है, सेम ही बात है। चलिए अगला पॉइंट हम इसका देखते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए किसी भी एटम में से जरूरी नहीं है कि हमने एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो, सेकंड भी निकाल सकते हैं, थर्ड भी निकाल सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे सेकंड, तीसरा बाहर निकालेंगे थर्ड, एंड सो इसी टाइप से चलता जाएगा ये। जैसे अब इसको ऐसे देखते हैं कि ये हमारे पास, पहले हम इसकी हेडिंग ले लेते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको देखते हैं। ये एक एम गैस स्टेट में हमारे पास एक एटम था, इसको हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी, तो इसने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो ये क्या बन जाएगा, गैस स्टेट में +1। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकला। अब इसी M+1 गैस स्टेट वाले को हमने दोबारा सेलेक्ट किया, इसको अब एक और आयोनाइजेशन एनर्जी दी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, क्योंकि तो पहला तो निकल चुका है, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, +1 तो पहला ही था, एक और निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, फिर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इस M+2 को लेंगे। देखिए हर जगह पर हम गैस स्टेट तो लेना ही है, इसको हमने फिर एक थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दी, जिसने एक थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। ये अब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, +2 था, +2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +3। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, सेकंड ने दूसरा निकाल दिया, थर्ड ने तीसरा निकाल दिया, एंड सो इसी टाइप से। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी? It is the ionization energy required to remove first, second, third and so on. First, second, third and so on electron from outer shell में से निकलेंगे, outer shell of an atom, किस स्टेट में, इन गैस स्टेट। ठीक है, यहाँ जो हमने पॉइंट कंसीडर करना है वो ये है कि किसी भी एटम में मोस्टली जब हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जनरल वर्ड होगा, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। जनरली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसका क्या लॉजिक है वो हम देखते हैं। इसको भी हम समझते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा सेकंड क्यों है, सेकंड से ज़्यादा थर्ड क्यों है, एंड सो ऑन। ये सिचुएशन इस टाइप से क्यों मेंटेन हो रही है, इनको हम चेक करते हैं। ज़रा देखिए एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं।
एल्यूमिनियम, ये हमने एल्यूमिनियम लिया, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 13 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 13 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 13 है और न्यूक्लियस पर प्रोटॉन भी कितने हैं, 13 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 13 है, प्रोटॉन भी इसके अंदर 13 है। इस एल्यूमिनियम में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी 13, पॉजिटिव प्रोटॉन भी 13। अभी 1 to 1 अट्रैक्शन है, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ने इसमें से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये क्या बन गया, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम +1। गैस स्टेट में तो है ही, ठीक है, ये बात होगी। ये हमने पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई कर दी। अब सेकंड अप्लाई करते हैं। सेकंड किस पर लगेगी, Al पॉजिटिव में से, क्योंकि एल्यूमिनियम में से जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो Al+1 बना। अब इस Al+1 में से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो हम इसे क्या देंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, 2 + या +2 बन जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। पर इसके अंदर अब देखिए, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव प्रोटॉन तो कितने रहे, 13 ही रहे, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, उनकी क्वांटिटी को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन 13 थे, पर अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस Al पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 12 रह जाएंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। अब देखिए कॉमन बात है, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को कुछ अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 13 प्रोटॉन इन 12 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 1 to 1 अट्रैक्शन है, पर यहाँ अट्रैक्ट करने वाले ज़्यादा होने वाले कम है। तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट अगर ज़्यादा कर लेंगे तो फिर जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। पॉइंट सिंपल सा है, इधर तो 1 to 1 अट्रैक्शन है, पर इधर अट्रैक्ट करने वाले ज़्यादा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो फिर एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। यही रीज़न है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होती जाती है, न्यूक्लियस का चार्ज जो प्रोटॉन है वो उतना ही रहेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, इसमें लिखें इन सक्सेसिव, ये इसी बात का रीजन था इस पॉइंट का कि फर्स्ट से सेकंड ज़्यादा क्यों, सेकंड से थर्ड ज़्यादा क्यों। इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी at each step नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, हर स्टेप पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट डिक्रीज, ठीक है। सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन गेट इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इट आयोनाइजेशन एनर्जी गेट इंक्रीज। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कम थे, इसमें इलेक्ट्रॉन जितने थे उसमें एक कम हो गया और इसमें दो कम होंगे। इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। यही रीज़न है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। इसीलिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मोस्टली हर स्टेप पर इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड है, सेकंड से ज़्यादा थर्ड है, एंड सो ऑन। नाउ देखिए, अभी हमने ये आयोनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट किया। अब कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनसे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं उनको हम चेक करेंगे। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज। देखिए, न्यूक्लियस ने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखना है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से तो फिर हमें ज़्यादा एनर्जी देकर उनके अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मतलब न्यूक्लियर का चार्ज अगर ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी।
जैसे हम ये लिथियम है और ये बेरिलियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसके न्यूक्लियस पर +3 का चार्ज है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके न्यूक्लियस पर +4 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो +3 न्यूक्लियर का चार्ज है, ये बाहर इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या +4 इन बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियस बात है, न्यूक्लियस के चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा तो वो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसमें लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। अब इसमें ये भी हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। इसका न्यूक्लियर चार्ज +3, इसका न्यूक्लियर चार्ज +4। जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हुई, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, साइज। फर्स्ट न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड इज साइज या रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है। लिथियम का हमने एग्जाम्पल लिया और सोडियम का एग्जाम्पल लिया। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, ठीक है। ये इसके न्यूक्लियस पर +3 का चार्ज, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में +11, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका साइज स्मॉल है क्योंकि इसके न्यूक्लियर चार्ज ने तो सिर्फ सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, इसके न्यूक्लियस के चार्ज ने थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो ये डिस्टेंस के कारण काफ़ी इनका डिस्टेंस के कारण, गैप के कारण इसका न्यूक्लियर चार्ज यहाँ तक थोड़ा कम रीच कर पाएगा, क्योंकि गैप ज़्यादा होगा ना। न्यूक्लियर के चार्ज को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, तो ये कम करेगा। इसमें कम डिस्टेंस ट्रैवल करके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, तो ये ज़्यादा कर लेगा। तो सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, अट्रैक्शन कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर की अट्रैक्शन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो इसमें लिखेंगे विद इंक्रीज इन साइज, विद इंक्रीज इन साइज, इसमें रीजन भी लिख देते हैं। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेज ऑन outer electron. With increase in size, nuclear attraction decreases on outer electron. Due to it, ionization energy also get decrease. उससे आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। यानी डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी साइज इंक्रीज होने के कारण डिक्रीज हो रही है। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ये हमने 2 फैक्टर भी चेक किए। थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसको चेक करते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। फर्स्ट हमने न्यूक्लियर चार्ज डिस्कस किया, सेकंड साइज डिस्कस किया, थर्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। व्हाट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट? देखो पहले हम इस पेनिट्रेशन को समझते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब है। ये हमने एक एटम के अंदर शेल कंसिडर की हुई है, ठीक है। फर्स्ट शेल से हमारा s ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, 1s। फर्स्ट शेल से s ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा। p ऑर्बिटल सेकंड शेल से स्टार्ट होगा, 1p नहीं होगा, 2p होगा। थर्ड से d स्टार्ट होगा और फोर्थ से f स्टार्ट होगा।
तो अगर हम एक शेल में ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन देखें, यानी अप्रोच टुवार्ड्स न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की तरफ कौन ज़्यादा अप्रोचेबल है, तो देखिए न्यूक्लियस की तरफ कौन ज़्यादा अप्रोचेबल लग रहा है हमें, एफ ऑर्बिटल से ज़्यादा अप्रोचेबल डी है, डी से पी है, पी से एस है, यानी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन न्यूक्लियस की तरफ एक एटम में कौन कर चुका है, एस ऑर्बिटल। किसी भी शेल का जो एस ऑर्बिटल होगा वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, पी थोड़ा दूर, डी और दूर, और एफ सबसे दूर। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट में हमें ये बोल सकते हैं, व्हाट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट में होगी अप्रोच टुवार्ड्स न्यूक्लियस, इट इज अप्रोच टुवार्ड्स न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस की तरफ कितनी ज्यादा अप्रोच है। और ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट का हम ऑर्डर भी देते हैं। सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन कर चुका है, एस, एस से कम किसका है, पी, पी से कम डी, डी से कम एफ। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका है, एस, एस से कम किसका है, पी, पी से कम किसका है, डी, डी से कम किसका है, एफ। यानी एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, पी का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है, डी का उससे भी कम, और एफ का सबसे कम। ठीक है, ये हमने इनके ऑर्डर को डिस्कस किया इस टाइप से अप्रोच टुवार्ड्स न्यूक्लियस से। अब हम इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम विद एटॉमिक नंबर 13, ये हम इनका एग्जांपल लेते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट को समझने के लिए। मैग्नीशियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, ये आ जाएगी मैग्नीशियम की। एल्यूमिनियम की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब इन दोनों में से हमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैग्नीशियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो थर्ड शेल के एस ऑर्बिटल में, और इसमें थर्ड शेल के पी ऑर्बिटल में, इसमें से निकलेगा। तो शेल दोनों में सेम है, ये भी थर्ड शेल है, ये भी थर्ड शेल है, पर थर्ड शेल का एस और थर्ड शेल का पी, एस और पी में ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका है, एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा, यानी ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा और ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा। ये अगर न्यूक्लियस के क्लोज है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पर ज़्यादा होगी, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, क्योंकि एस और पी में से एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है। जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा वो न्यूक्लियस के नज़दीक, और जो न्यूक्लियस के नज़दीक न्यूक्लियस उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन मैग्नीशियम पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ 3s orbital is more than 3p orbital of aluminium। 3s का पेनिट्रेशन ज़्यादा है मैग्नीशियम का 3p ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम, यानी ये ज़्यादा पेनिट्रेट है, ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा क्लोज है, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो इस पर अट्रैक्शन ज़्यादा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, इसी पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट में आपने सिर्फ ये देखना है कि किस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एस में से, पी में से, डी में से, एफ में से। एफ दूर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, उससे ज़्यादा डी की, फिर उससे ज़्यादा पी की, और सबसे ज़्यादा एस की। ये होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, उसको भी हम चेक करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट पूरा डिटेल में समझेंगे, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट को समझना पड़ेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर ये पॉइंट क्लियर होगा। सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, इससे पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। 281
टॉपिक नंबर 11, ये न्यूक्लियस पर +11 चार्ज है, ये इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट शेल होगी, ये सेकंड शेल और ये हमारे पास आ गई थर्ड शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, और सभी इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। छोटा सा पॉइंट लेते हैं, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्स्ट शेल तक तो कंप्लीट रीच करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, फर्स्ट शेल तक तो बिल्कुल कंप्लीट जाएगा क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं है। न्यूक्लियस का चार्ज है वो फर्स्ट शेल तक इजीली रीच कर जाएगा क्योंकि रोकने वाला कोई भी सब्सटेंस, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं है इन न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल के बीच में। पर जितना ये न्यूक्लियस का चार्ज फर्स्ट शेल तक रीच कर रहा है, क्या उतना भी ये सेकंड शेल तक भी रीच करेगा? नहीं, ये उतना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब इसको रोकने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हैं, यानी फर्स्ट शेल के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कुछ चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेंगे, रोक लेंगे, तो जितना फर्स्ट शेल तक चार्ज जा रहा था उतना वो सेकंड शेल तक नहीं जाएगा। अब जितना न्यूक्लियस का चार्ज सेकंड शेल तक जा रहा है, क्या उतना ही न्यूक्लियस का चार्ज थर्ड शेल तक भी जाएगा? नहीं, थर्ड शेल पर उससे भी कम जाएगा, क्योंकि अब सेकंड शेल में भी न्यूक्लियस के चार्ज को रोकने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का चार्ज +11 था वो आउटर शेल तक बहुत ही कम रीच कर पाएगा। क्यों कम रीच कर पा रहा है? क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चार्ज को प्रोटेक्ट करने की पावर है, एब्जॉर्ब करने की पावर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को रोक लेंगे, जितने ज़्यादा अंदर वाली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज रुक जाएगा, आउटर शेल तक कम जाएगा। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लेते, व्हाट इज शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट? इट इज द टेंडेंसी ऑफ, ये कैपेसिटी है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की, इट इज द टेंडेंसी ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, किस चीज की? टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज, कि वो न्यूक्लियस के चार्ज को प्रोटेक्ट करेंगे। इट इज द टेंडेंसी ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, कहां तक जाने से? टू रीच अप टू आउटर शेल। ठीक है, आउटर शेल तक जाने से। इनर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को अब्जॉर्ब कर लेंगे, रोक लेंगे आउटर शेल तक जाने से, और जितना इनर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को रोकेंगे उतना ही न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल तक कम जाएगा, कम जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, यानी अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, शील्ड का मतलब रुक जाना या प्रोटेक्ट हो जाना, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, अंदर ही चार्ज ज़्यादा रुक गया तो आउटर शेल तक कम जाएगा, कम जाएगा तो अट्रैक्ट भी कम होगा, अट्रैक्ट कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। हम इसके अंदर ना एक ऑर्डर भी देते हैं ताकि बात और भी अच्छी तरह से क्लियर हो। ये एस ऑर्बिटल है, ये पी है, ये डी है, और फोर्थ शेल से एस स्टार्ट होता है। देखो शील्डिंग इफेक्ट, एस ऑर्बिटल पहली शेल से स्टार्ट हो जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा शील्ड करेगा, सबसे ज़्यादा रोकेगा, पी कम रोकेगा, डी और कम रोकेगा, एफ और कम रोकेगा। दोनों ही हमने कंसर्न कर दिए। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, देखो शील्डिंग इफेक्ट वैसे पूरे इलेक्ट्रॉन्स के कारण काउंट करता है, पर अगर हम ऑर्बिटल वाइज देखें तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस से क्लोज होगा तो ये ज़्यादा रोकेगा, पी थोड़ा कम रोकेगा, डी और कम रोकेगा, एफ और कम रोकेगा। तो ऑर्बिटल वाइज भी हमारे पास आया था, एस का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, पी का कम है, डी का और कम है, और एफ का और भी कम है। ठीक है, अगर ऑर्बिटल सेम हो तो फिर हमने ये नहीं लगाना, फिर हमने यही देखना है कि अंदर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम इसको रिलेट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से। हायर द शील्डिंग इफेक्ट, हायर द
शील्डिंग फैक्ट डैश इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब शील्डिंग फैक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम रिलेट करना है, डैश में आएगा हाइयर या लोअर, कि अगर शील्डिंग फैक्ट हाई है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी या लो होगी, इसको समझते हैं। शील्डिंग इफेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, हाई। शील्डिंग फैक्ट ज़्यादा है, शील्डिंग फैक्ट का मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के चार्ज को रोक लिया, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के चार्ज को रोक लिया, ये शील्डिंग फैक्ट। और अगर शील्डिंग फैक्ट है हाई, मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के चार्ज को ज़्यादा रोक लिया। दोबारा, शील्डिंग फैक्ट का मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को रोकेंगे। अगर शील्डिंग फैक्ट हाई है तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को ज़्यादा रोक लेंगे। न्यूक्लियस का चार्ज अगर अंदर ही ज़्यादा रुक गया तो आउटर शेल तक कम गया तो वो कम अट्रैक्ट करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, हाइयर द शील्डिंग फैक्ट लोअर इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग फैक्ट। शील्डिंग फैक्ट ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। शील्डिंग फैक्ट ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। शील्डिंग फैक्ट ज़्यादा मतलब अंदर रुक गया, बाहर कम गया, कम अट्रैक्ट तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम। अब हम इसका एक एग्जांपल भी देते हैं ताकि ये बात हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो। शील्डिंग फैक्ट ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, शील्डिंग फैक्ट कम, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम और सोडियम का, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, इनका एग्जांपल लेते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, इसके कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें सेकंड शेल के एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके थर्ड शेल के एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखिए लिथियम में सेकंड शेल के एस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उससे पहले तो सिर्फ एक ही शेल के इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल के इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, और वो कम है, कम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को कम रोकेंगे, यानी यहाँ शील्डिंग फैक्ट कम है। पर इसमें क्या है, थर्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, फर्स्ट शेल गैस भी है, सेकंड शेल गैस भी और सेकंड शेल का पी भी है, अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस न्यूक्लियस के चार्ज को 3s तक बहुत कम जाने देंगे। यानी ये जो +11 न्यूक्लियस का चार्ज है इसे 1s का भी इलेक्ट्रॉन रोकेगा, 2s का भी रोकेगा, 2p6 के भी रोकेंगे, फिर जो जाएगा वो 3s तक जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, लेस होगी, कम होगी। ठीक है, इस केस में क्या है, सिर्फ 1s नहीं रोकना है, उसके तुरंत बाद ही ये सेकंड शेल का ऑर्बिटल आ गया तो ये जो न्यूक्लियर का चार्ज है ये यहाँ तक ज़्यादा पहुँच जाएगा, तो यहाँ अट्रैक्शन क्या होगी, हाई होगी। अट्रैक्शन हाई है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, अट्रैक्शन कम है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम। यानी हम ये कह सकते हैं कि सोडियम में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, यहाँ मोर इनर इलेक्ट्रॉन, इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मोर शील्डिंग फैक्ट है तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। हमने ये बताया था कि अगर शील्डिंग फैक्ट ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, यानी लिथियम और सोडियम में से लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है शील्डिंग इफेक्ट के कारण। फिफ्थ जो इनका लास्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको आयोनाइजेशन एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बेस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, समझते हैं। हमने सेकंड चैप्टर के अंदर क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन की थी, वो एक्सेप्शनल थी, स्पेशल थी, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। यही बात हमने यहाँ अप्लाई करनी है कि जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, ये जो दो कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल। बाकी स्टेबल है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, रीजन भी हमने इनके बताए थे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है। सो
दे हैव, जो स्टेबल होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड बन रही है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। चेक करते हैं हम जरा, देखो किस टाइप से। हम कुछ पेयर लेते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये हमने सेकंड पीरियड लिया। ठीक है, इसका टॉपिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो अब देखिए, लिथियम से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है बेरिलियम की, क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है। तो बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी बोरोन की, क्योंकि यहाँ भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट बेरिलियम से ज़्यादा बोरोन की नहीं है, बेरिलियम की ही ज़्यादा है बोरोन से। ठीक है, बोरोन से ज़्यादा कार्बन की है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है। क्यों है बताएंगे। ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, फ्लोरीन से ज़्यादा नियोन की है, पर ये एकदम ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया इसके अंदर। ये अब ऐसा क्यों हुआ। 3 जगह पर हमें एनोमलीज देखने को मिली कि बेरिलियम बोरोन में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, और यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज क्यों आया। तो पहले क्वेश्चन किसी का भी बना सकते हैं, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। बेरिलियम की ज़्यादा क्यों है, बोरोन की कम क्यों है। देखिए, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5। जस्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन, ये 1s2 2s2 2p1। बोरोन में इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है, आउटर फुल फील्ड में से, और जबकि 2p1 क्या है, ना ही तो फुल फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। 2s2s में 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए, फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, ये एक्स्ट्रा स्टेबल तो हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। पॉइंट हो जाएगा कि इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम फुल फील्ड 2s2 ऑर्बिटल विच इज एक्स्ट्रा स्टेबल, सो इट हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें से नॉर्मल में निकल रहा तो इसकी लो होगी। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेरिलियम और बोरोन, ये चेक किया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, ये क्लियर कर लिया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों, नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन। जस्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 7 8 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। पॉइंट क्लियर। आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसका 2p3 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसका 2p4 में से। p में 3 हाफ फील्ड, p में 4 नाई हाफ नाई फुल। p3 इज हाफ फील्ड, एक्स्ट्रा स्टेबल, हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, किसी में भी अगर कंपैरिजन आ जाए कि इनमें से किसकी ज़्यादा किसकी कम है तो कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिएगा। अगर किसी की हाफ फील्ड है फुल फील्ड है तो फिर वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन नॉर्मल है तो इसकी कम है, और नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो उसकी ज़्यादा है। लास्ट, वाई देर इज ए लार्ज इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑन मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू नियोन। वाई large increase in ionization energy on moving from fluorine to neon. Just write down the electronic configuration, fluorine 9, neon 10, fluorine 1s2 2s2 2p5,
1s2 2s2 2p6 पॉइंट क्लियर। 2p5 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नॉर्मल है, 2p6 फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, तो वेरी हाई आयोनाइजेशन। किसी का भी हम इस टाइप से कंपैरिजन चेक करके देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। हाफ फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। जो एक्स्ट्रा स्टेबल है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब ये हम किसी पर भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने 5 फैक्टर डिस्कस किए जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। अब हम इनका ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी पीरियड वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी किस टाइप से इंक्रीज डिक्रीज होगी और ग्रुप में किस टाइप से इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल में किस टाइप से इंक्रीज डिक्रीज होगी। पहले हम देखते हैं इन पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज लगी होती है उन्हें हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हम पीरियड ही ले रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये हमारा सेकंड पीरियड है जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। इनमें हमने पहले न्यूक्लियर चार्ज बता रहे थे, +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 एंड 10। वैसे हमने डिस्कस किया था कि पीरियड में जैसे जैसे न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज होगा, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। +3 का न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, चार्ज ज़्यादा करेगा, 5 6 7 जैसे जैसे इधर मूव करेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन भी बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। बट एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस है। पहले तो ये पॉइंट है, इन पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज सो आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो गेट इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था कि लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन इस टाइप से चलनी चाहिए, पर बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा है कॉन्फ़िगरेशन के कारण, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस है इनके कारण। पॉइंट सिंपल है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। इसको हम एक ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो देखो, इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो किस टाइप से आएगा ग्राफिकली देखते हैं इसको। 1 2 3 5 यहाँ हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ली और यहाँ इनका एटॉमिक नंबर ले लिया, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर हम इधर ये 1 2 ये 3 से स्टार्ट कर दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए किस टाइप से आएगा, 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का। ये लिथियम की कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये लिथियम है, ठीक है, ये लिथियम आ गया। लिथियम 4 किसकी है, बेरिलियम की, बेरिलियम की उससे ज़्यादा है। 5 बोरोन का है, बोरोन की उससे थोड़ी कम आ जाएगी तो ये लोअर लेवल पर है। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की कम है, बेरिलियम की ज़्यादा है, बोरोन की उससे कम होगी, कार्बन की उससे ज़्यादा होगी, एटॉमिक नंबर 6 पे आएगा ये, नाइट्रोजन की उससे भी ज़्यादा होगी, पर जो 8 ऑक्सीजन है वो थोड़ा उससे कम आ जाएगा, ऑक्सीजन की कम है, ठीक है। नाइट्रोजन की ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम है। उसके बाद फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और नियोन की तो एकदम ही इंक्रीज है, ठीक है। ये इस टाइप से बनेगा। ये हमारे पास बन गए
इस टाइप से इनका ऑर्डर आ जाएगा दिस, ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसमें ये आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस टाइप से। देखिए लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ इधर है, ये है आयोनाइजेशन, लिथियम की कम है, उससे ज़्यादा बेरिलियम की, बोरोन की उससे कम होगी, कार्बन की फिर ज़्यादा, नाइट्रोजन की ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम, फ्लोरीन की ज़्यादा और नियोन की तो बहुत ज़्यादा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मोस्टली पीरियड में जब हम मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब आ जाएगा ट्रेंड ग्रुप के अंदर, इन ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी किस टाइप से इंक्रीज डिक्रीज होगी वो देख लेते हैं हम। ये पीरियड का ट्रेंड था। सेकंड लेते हैं इन ग्रुप वर्टिकल कॉलम, पीरियोडिक टेबल के अंदर इस टाइप से जो अप टू डाउन कॉलम बने हुए हैं इनको हम ग्रुप बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हेलोजन, इनर्ट गैस, निकोजन, चाल्कोजन, ये ग्रुप्स के अलग अलग नेम है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। देखिए ग्रुप लेते हैं हम अल्कली मेटल का, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आ जाएगा 3, 11, 19, 37, इस टाइप से चलता जाएगा। लिथियम का साइज स्मॉल है, सोडियम का साइज इंक्रीज है, पोटाशियम का और ज़्यादा, रुबीडियम का बहुत बड़ा साइज है क्योंकि शेल बढ़ रही है। अब देखिए डाउन द ग्रुप जैसे मूव करेंगे तो शेल बढ़ेगी, ठीक है। शेल बढ़ने से क्या होगा, यहाँ तो न्यूक्लियर का चार्ज आउटर शेल तक आसानी से जाएगा, यहाँ न्यूक्लियर का चार्ज आउटर शेल तक थोड़ा कम जाएगा, यहाँ और भी कम जाएगा और यहाँ बिल्कुल ही कम जाएगा। यानी जैसे जैसे ग्रुप में मूव करेंगे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल तक कम जाएगा, कम जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, nuclear attraction decrease, so ionization energy also get decrease, down the group ionization energy decrease होगी, ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम। तो सिंपल सा पॉइंट हमारे पास ये आया कि ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ कोई भी इतनी स्पेशल एक्सेप्शन नहीं है। इसका भी अगर हम ग्राफ देखें, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये है हमारे पास, ये इनके एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 3, 11, 19, 37, 55, 87। अब डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इनका भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो किस टाइप से आएगी, ये आ जाएगा हमारे पास सेम आयोनाइजेशन एनर्जी, इधर इंक्रीज है और इधर एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये इस टाइप से है। एटॉमिक नंबर हम मेंशन कर देते हैं, ये है 3 लिथियम का, 11 सोडियम, 19 पोटाशियम, 37 रुबीडियम, 55 सीजियम और 87 फ्रेंसियम, ये है। अब लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सोडियम की कम, पोटाशियम यानी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, तो ये जो लिथियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। पोटाशियम, सोडियम की थोड़ी कम होगी, पोटाशियम की उससे भी कम होगी, रुबीडियम की और भी कम होगी, सीजियम की और भी कम होगी और फ्रेंसियम की और भी कम होगी। तो इस टाइप से इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, यानी कि ये लिथियम से कम, सोडियम से कम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड ये फ्रेंसियम, इस टाइप से चलेगी। ये आ गया हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड
फ्रेंसियम देखो, लिथियम की ज़्यादा है, सोडियम की कम, पोटाशियम कम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये इनकी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। सिंपल सा पॉइंट अब हम ये बताते हैं ब्रीफ में कि ग्रुप और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी किस प्रकार से इंक्रीज और डिक्रीज होगी। देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज जाएंगी, इनको हम बोलते हैं पीरियड, और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, जो इस टाइप से वर्टिकल कॉलम आएंगे, इनको हम बोलते हैं ग्रुप। ये ग्रुप है। ग्रुप में, ये उल्टा कर दिया, ग्रुप में साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, पीरियड में साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये इनकी हमने ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन दी। यानी अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, ऊपर से नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लास्ट में जब ये चैप्टर हमारा ऑफ होगा तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनमें इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।